के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, यानी जो कोशिका द्रव्य वंशागति होती है उनके ऊपर है, वो हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्म या प्लाज्मिक इनहेरिटेंस के ऊपर है, वो हमें बात करनी है। तो देखिए, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब है कोशिका द्रव्य। तो कोई भी किसी भी पेरेंट का, जैसे नॉर्मली हम लें तो हमें यही देखने को मिलता है कि अपने पेरेंट से 50-50% जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर आगे ट्रांसफर होते हैं। तो वो 50% कैरेक्टर्स मेल के भी होते हैं और 50% कैरेक्टर्स है वो हमारे पापा के भी हमारे अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो अब देखिए कि साइटोप्लाज्म का मतलब है कि मेल के जो फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं, यानी अपने मदर्स के जो कैरेक्टर्स हैं, वो अंदर हमारे अंदर सबसे ज्यादा आना, तो वही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, वो कहलाता है। तो नॉर्मली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो जीन होते हैं, तो हमने बार बार कहा, यही कहा है कि जो जीन है वो कहां पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमें देखने को मिलता है कि जीन होंगे वो गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। अब गुणसूत्र कहां पाया जाता है, तो वो गुणसूत्र होता है वो हमारा केंद्रक भाग के अंदर है, वो हमारे पास देखने को मिलता है। और केंद्रक के अंदर जो होता है उसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम जीन भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम जो न्यूक्लियस जीन होता है, यानी न्यूक्लियस जीन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो जीन होंगे वो क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित होंगे, इसलिए क्रोमोसोम जीन बोल दिया। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, तो जीन होंगे वो भी कहां होते हैं, केंद्रक के अंदर होते हैं, इसीलिए इनका नाम है वो क्या दे दिया हमने, न्यूक्लियस जीन है वो हमने इनका नाम है वो दे दिया। अब देखिए, इन्हीं के बारे में, जो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के जीन के बारे में किसने बताया था, मेंडल ने बताया था। ठीक है, यानी कि इन सभी के बारे में कि अगली नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर है वो हमारे क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर होते हैं, या फिर उन्हें न्यूक्लियर जीन भी कहते हैं, वो हमारे ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया है, मेंडलियन इनहेरिटेंस है वो भी हमने इसको नाम है वो दे दिया है। यानी कि मेंडल वंशागति होता है वो भी हम नाम देते हैं, या मेंडल जेनेटिक्स होता है वो भी हम कहते हैं। ये तो था हमारा मेंडल के रूप में जो हमें एक्सपेरिमेंट मिला था कि जीन हमारे क्रोमोसोम पे होंगे, क्रोमोसोम है वो केंद्रक पे होगा, केंद्रक होगा वो हमारे पास अलग अलग नामों से जाना जाएगा, उनके ऊपर है वो हमने अपनी बातें हैं वो कर ली। अब देखिए कि जो यहाँ पर मेंडल ने क्या कहा था, किस तरह से है, यदि कोई भी कैरेक्टर्स होगा, कोई भी कैरेक्टर्स नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर केंद्रक जीन के द्वारा कोई भी चीज है वो संचालित नहीं होती है, क्या होगा कि केंद्रक जीन के द्वारा, केंद्रक जीन के द्वारा संचालित नहीं होना, कोई भी कैरेक्टर्स होगा, जैसे मदर्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनको कोई भी केंद्रक जीन है वो उनको क्या करते हैं, संचालित नहीं करते। ठीक है, केंद्रक जीन के द्वारा वो कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे पास संचालित नहीं होंगे, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाते हैं। समझे कि क्या कहा गया है कि यदि कोई कैरेक्टर जो केंद्रक जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है वो केवल साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के द्वारा संचालित होता है, वही क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहलाता है। यहां तक समझ में आया क्या बोला गया है कि कोई भी जीन केंद्रक के द्वारा कंट्रोल नहीं होगा, वो अब कोशिका द्रव्य के द्वारा कंट्रोल होता है। आगे नेक्स्ट प्रोजेनी में जाना है या नहीं जाना, वो सारी बातें किसके ऊपर निर्भर करती है, साइटोप्लाज्म के ऊपर निर्भर करती है। तो यही कैरेक्टर हमारा क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, वो यहां पर कहलाता है। यहां तक आ गया समझ में क्या होता है साइटोप्लाज्मिक। अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि जो कोशिका द्रव्य होता है,
जो साइटोप्लाज्म यहाँ पर पाया जाता है उसको दो भागों में हमने क्या किया है, विभक्त किया है। यहाँ पे क्या कर दिया, उसको दो भागों के अंदर विभक्त किया है। सबसे पहला भाग होता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, हमारा जीनोम कहलाता है, और दूसरा भाग होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर हमें प्लाज्मोन होता है वो कहलाता है। तो ये भाग तो क्या होगा, जीनोम होगा, और दूसरा भाग होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर प्लाज्मोन है वो कहलाता है। ठीक है, पहला भाग कौन सा होता है, जीनोम होता है। दूसरा हमारे पास कैसा भाग आता है, यहाँ पे प्लाज्मोन होता है, वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जो जीनोम भाग है वो देखिए कि जीनोम क्रोमोजोम क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ है, यानी कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है हमारे। ठीक है, ये भी हमें देख लिया। लेकिन जो यहां पर प्लाज्मोन पाया जाता है, क्या होगा, प्लाज्मोन होता है वो क्या होता है, यहां पर अतिरिक्त जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये तो हमें पता था जब हम सबसे छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे, तो हमें पता है कि जो जीन होता है, जो क्रोमोजोम होता है, वो हमारे अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मोन जो पाया जाएगा, ये प्लाज्मोन भी क्या होता है, आपका एक एक्स्ट्रा का यानी अतिरिक्त चीज कोई प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है आपका यहाँ पर अनुवांशिकी पदार्थ है वो पाया जाता है। लेकिन क्या होगा कि प्लाज्मोन है वो क्या है, प्लाज्मोन की जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, प्लाज्मोन की यूनिट जो होती है वो क्या कहलाती है आपकी, यहाँ पर यूनिट जो है वो प्लाज्मा जीन कहलाती है, प्लाज्मा जीन कहलाती है। यानी प्लाज्मा, बहुत सारे प्लाज्मा जीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लाज्मोन का निर्माण है वो यहाँ पर क्या होता है, किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले कि जो प्लाज्मा जीन होते हैं वो कहां पर पाए जा सकते हैं, तो वो यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ये प्लाज्मा जीन यदि कहां पर मिले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिया जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यहां पर कॉन्ड्रिया जीन जो होता है वो कहा जाता है। ठीक है, यदि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिले तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिया जीन कहते हैं। और यदि ये भाग हमारे पास कोई भी सेंट्रोल रीजन के अंदर मिले, या फिर बोल सकते हैं कि सेंट्रियोल के अंदर मिले, तो इसको हम यानी केंद्रक भाग के अंदर मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रोजीन कहा जाता है। यहां तक समझ में आया क्या चीज बताई गई है, किस तरह से होता है कि अगर प्लाज्मोन जो है वो हमारे पास प्लाज्मा जीन की बहुत सारी यूनिट मिलकर प्लाज्मोन का निर्माण करती है, और ये प्लाज्मा जीन यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं तो ये कॉन्ड्रिया जीन कहलाते हैं। यदि ये सेंट्रियोल के अंदर उपस्थित हो तो इसको हम सेंट्रोजीन है वो कहते हैं। यहां तक आया या नहीं आया, बता दीजिए, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। शर्मा, अच्छा आगे क्या, फिर ठीक है। मैं बोलने वाला था, क्या बात है शर्मा जी, माइक क्लास लेकर छोड़ गए, कहीं दूसरी जगह लग गए या फिर यहीं पर ही हो, ऐसा कुछ बोलने वाला था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज एक और बता दीजिए मेरे को, नोट साथ साथ में बना रहे हो या फिर बस क्लास देख रहे हो, एकदम प्योरी ट्रू रूप से बताइएगा। यदि नोट साथ साथ में बना रहे हो तब तो मैं इसको और एकदम चलता रहूं साथ में, अगर नहीं बता रहे हो तो थोड़ा सा फास्टली चलूं ताकि आप नोट्स है वो बाद में बना लेना। साथ साथ में बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होगा तो कॉन्ड्रिया जोन कहलाता है। यदि ये सेंट्रियोल के अंदर उपस्थित होता है तो हमारे पास क्या बनती है, सेंट्रोजीन होता है, वो हमारे पास कहलाता है। अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रिनल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, हम मेट्रिनल इफेक्ट के नाम से है वो यहाँ पे जाना जाता है।
तो सबसे पहले देखिए मैट्रिनल अफेक्ट है वो हमारे पास कैसा मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैट्रिनल इफेक्ट के बारे में, यानी जो मातृत्व प्रभाव, यानी हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, मातृत्व प्रभाव होता है वो हम कहते हैं। तो देखिए मातृत्व प्रभाव के अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, हेमरलिंग ने दिया था। मातृत्व प्रभाव हेमरलिंग ने किसके अंदर, जो समुद्र के अंदर यानी कि सी में पाई जाने वाली जो हरित शैवाल होती है, यानी कि जो ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो यहां पर पाई जाती है, उस एल्गी के अंदर है वो हमें मैट्रिनल इफेक्ट है वो दिया गया। और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सी थी, वो यहां पे थी हमारे पास एस्टाब्लूलेरिया, एस्टाब्लूलेरिया था, एस्टाब्लूलेरिया था। ठीक है, ये एस्टाब्लूलेरिया है वो क्या है, हमारी एक हरित शैवाल है जिसके अंदर हेमरलिंग ने क्या बताया था, मातृत्व के प्रभाव को बताया कि जो मम्मी के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोजेनी के अंदर कैसे आ सकते हैं, इनके बारे में उन्होंने क्या किया था, इस मातृत्व प्रभाव को बताया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में, उनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था यहां पर डार्लिंगटन। नाम आपने कभी सुना होगा इसके बारे में, डार्लिंगटन आए थे। उन्होंने 1958 में क्या बताया था, साइटोप्लाज्मिक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, साइटोप्लाज्मिक के बारे में बताया था कि जो साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, उनके बारे में डार्लिंगटन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1958 में इनके बारे में वो बताया। अब चलते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिनल अफेक्ट मिल रहा है वो होता क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में बात है वो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहां पर मिलने वाले थे कि वह प्रोजेनी या वही प्रोजेनी में भी क्या किया जाता है, मातृत्व प्रभाव पाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं वह या उस प्रोजेनी में, ऐसा लिखते हैं कि उस प्रोजेनी में कोई भी मातृत्व प्रभाव पाया जाता है। तो ठीक है, कोई भी मातृत्व प्रभाव पाया जाता है या मदर्स, जो मदर होती है, मदर अपना पूर्ण प्रभाव कहां पर डालती है, प्रोजेनी पर डाले। जो कई बार बोलते हैं ना ये कैसे दिखती है, मम्मी के समान दिखती है, इसका नाक भी, कान भी, मुंह भी, या जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मम्मी के समान है। तो वो प्रोजेनी हमारे पास क्या कहलाती है, यहां पर अपना मैट्रिनल प्रोजेनी है वो कहलाती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रभाव प्रोजेनी पे दिखाए तो वो क्या कहलाती है, हमारी मैट्रिनल प्रोजेनी है वो कहलाती है, या फिर मैट्रिनल सेल कहलाती है। तो वह प्रोजेनी जिसके अंदर जो मातृत्व प्रभाव होता है वो पूर्ण रूप से पाया जाता है, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो संपूर्ण रूप से यहाँ पे कैरेक्टर्स पाए जाए, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, मैट्रिनल प्रोजेनी का निर्माण है वो यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो कैरेक्टर्स अब देखने को मिले हैं। सबसे पहला था साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक प्रभाव भी पाया जाता है, और दूसरा होता है वो कैसा होता है, हमारे पास यहाँ पर मैट्रिनल प्रभाव होता है। एक होता है साइटोप्लाज्मिक प्रभाव, वो दूसरा होता है मेट्रोप्लाज्मिक। तो साइटोप्लाज्मिक है मेट्रोप्लाज्मिक की तुलना में ज्यादा उपस्थित होता है। तो ज्यादा स्टेबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कौन होता है, साइटोप्लाज्मिक होता है। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिनल की तुलना में ज्यादा उपस्थित होता है, ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, एक स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है,
और सबसे ज्यादा जो प्योरिटी मिलती है वो हमारे पास किससे मिलती है, इसे साइटोप्लाज्मिक से हमें है, वो हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोजेनी होती है वो देखने को मिलती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके दोनों के अंदर डिफरेंस के ऊपर कि हमारे पास कैसा डिफरेंस होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो आएगा हमारा अपना जो मेट्रिनल आता है उसके ऊपर, यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, मेट्रिनल के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पर बात करेंगे अपने साइटोप्लाज्मिक के ऊपर। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस के बारे में हमें देखना है कि किस तरह का प्रभाव होगा वो हमारा यहाँ पर पाया जाता है, उसके ऊपर देखिए। तो मेट्रिनल प्रभाव के अंदर क्या होता है कि इसका जो अनुवांशिकी पदार्थ है, यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीनोम होता है। क्योंकि हमें पता है कि केंद्रक के अंदर कौन पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो मेट्रिनल क्या होता है, केंद्रक का ही प्रभाव होता है, इसलिए इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या है, जीनोम है। और साइटोप्लाज्म का क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मो जीन होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक का कौन होता है, प्लाज्मोजीन है, वो इकाई होती है। और मेट्रिनल की हमारे पास क्या मिलती है, जीन मिलती है, या जीनोम है, वो हमारे पास इसकी छोटी सी यूनिट होती है, वो पाई जाती है। यहां पर क्या होगा कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि मेंडल के अनुपात प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो भी मेंडल के अनुपात थे, यानी जो प्रोजेनी थी 1:1 प्रोजेनी हमारे पास मिलती थी, 9:3:1 की जो प्रोजेनी थी वो हमारे पास यहाँ पे अनुपात मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेंडल के अनुपात है वो हमें नहीं मिलते, मेंडल के अनुपात है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर क्या कराया जाता है कि जब हमारे पास कोई भी सिंगल क्रॉस हो, सिंगल क्रॉस करवाया जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाए, सिंगल क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया जाता है, तो इनका जो रिजल्ट मिलता है यानी परिणाम जो मिलेगा वो हमारे पास कैसा मिलता है, समान बनता है। लेकिन सिंगल क्रॉस ओवर का जो रिजल्ट होगा वो हमें क्या देखने को मिलेगा, अलग देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर रेसिप्रोकल का रेशियो मिलता है वो भी हमारे पास क्या मिलता है, अलग मिलता है। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा आपसे कि रेसिप्रोकल क्रॉस और सिंगल क्रॉस ओवर में डिफरेंस क्या होता है, माइक ऑन करके बता सकते हैं, मैंने माइक हटा दिया है। तो अब दोनों के अंदर आपको डिफरेंस है वो बताना है कि सिंगल क्रॉस ओवर क्या होता है और रेसिप्रोकल क्रॉस ओवर है वो क्या होता है। सिंगल में तो एक के साथ ही, एक ही जो प्रभाव होता है उसके साथ करवा सकते हैं हमको। हाँ, और रेसिप्रोकल और दो दो प्रभाव या दो से अधिक प्रभाव के साथ। अच्छा, चलिए आपने ये बताया कि सिंगल क्रॉस एक के साथ और रेसिप्रोकल है वो दो के साथ। ठीक है, अब मेरे को ये भी बता दीजिए कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, आप इस जब ये हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तब आप ऐड हुए थे शायद, मेरे को याद है। हाँ, हुए थे, उस दिन मैंने बताया था मोनो हाइब्रिड क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्या होता है। हाँ, पेज पलट रहे हो ना जल्दी जल्दी से। नहीं सर, मेरे को पता है मोनो हाइब्रिड, मैंने पहले ही बोल दिया ये वो था। तो फिर रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है एक्चुअल में, नहीं पता। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि यदि हमने यहाँ पर लिया है जैसे आर आर को है वो हमने यहाँ पे मेल भाग लिया है, ठीक है, और वाई वाई को हमने क्या लिया है, फीमेल भाग लिया है, ले लिया। अब इन दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आर वाई मिला है, ठीक है। हाँ। अब यदि ये तो है हमारा सिंगल क्रॉस, अगर हम यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएंगे तो अब क्या लेंगे कि वाई वाई को तो मेल लेते हैं और कैपिटल आर को क्या ले लिया है हमने यहां पर, फीमेल ले लिया है।
तो इसका भी हमारे पास क्या बनता है, वाई आर है, वो हमारे पास बन रहा है। तो रेसिप्रोकल क्या है, जिसको हमने पहले मेल माना है उसी को हम अब क्या मान रहे हैं, फीमेल मान रहे हैं। यानी कि दोनों के क्या कर दिए हैं, एक दूसरे का चेंज कर दिया। तो यही क्रॉस हमारा क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। यदि ये एक क्रॉस होता तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल क्रॉस ओवर है। और यदि अब दोनों को हमने उल्टा कर दिया, यानी उनकी अपोज डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस है, वो कहलाता है। आ गया समझ में? तो यही डिफरेंस होता है रेसिप्रोकल का और मोनो हाइब्रिड एक कैरेक्टर्स और डाई हाइब्रिड अपने दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस है, वो किया जाता है। ठीक है, माइक ऐड कर देते हैं दोबारा। आवाज आ रही है ना अब तो? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहां पर कि ये तो हमने देख लिया कि हमारा जो रेसिप्रोकल क्रॉस होगा, इनका देखिए दोनों का रिजल्ट देखिए समान आएगा, लेकिन इन जब रेसिप्रोकल यहां पर करवाया जाएगा ना, तो रेशियो होता है वो हमें क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। जो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कल कि कैसे वो एलील होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, उसके ऊपर जब हम बात करेंगे, जैसे सिक्स लिंक इनहेरिटेंस आता है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, उसके ऊपर बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से दोनों का रेशियो है वो हमें अलग अलग कैसे मिलता है। वो हम एक बार कल से उसको दोबारा वो हम करेंगे। तो ये तो हुआ हमारे दोनों का। एक यहाँ पे क्या मिलता है कि इस पे दोबारा एक बार यहाँ पे एक कैरेक्टर्स और लिखते हैं कि इनसे हमारे पास क्या बनाए जा सकते हैं कि जीन का जो मैप बनाया जाता है वो भी हम बना सकते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, जीन का मैप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी जीन का मैप है वो हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे जीन का मैप नहीं बनता है साइटोप्लाज्म से, लेकिन जो मेटेरियल या न्यूक्लियस प्रभाव होता है उससे हमारे पास क्या मिलता है, एक जीन का मैप है वो हमारे पास यहाँ पर बनता है। अब जो मेन यहाँ पर माना जाता है रेसिप्रोकल का, वो हमारे पास देखिए कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, यानी कि कोशिका द्रव्यवसा गति को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेंडेलियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मेंडल के नियम की पालना नहीं करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेंडेलियन बोला जाता है। क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था कि जो केंद्रक के अंदर जीन होते हैं वही क्या जाते हैं, आगे पीढ़ी के अंदर जाते हैं, इसीलिए वो क्या था, मेंडेलियन था। लेकिन यहां पर क्या होते हैं, केंद्रक के अंदर ना होकर वो क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य के कैरेक्टर्स है वो आगे नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर जा रहे हैं, इसलिए इस भाग को हमने क्या बोल दिया, नॉन मेंडेलियन भाग है, वो हमने यहां पर देखा है। अब नॉर्मली जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो होता है आपका जो कौन सा एग्जाम्पल, जैसे लिम्नियन घोंगे के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है, लिम्निया जो घोंगो पाया जाता है, तो घोंगों में खोल का कुंडलन, कुंडलन। ठीक है, अब वो कुंडलन कैसे होता है, जैसे नॉर्मली हमारे पास कोई घोंगा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास यहां पे देखने को मिला है। तो यहां पे जो घोंगा है उसका देखिए डायरेक्शन देखिए कि किस तरह से हो रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ इस तरह से रोटेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि किस तरह से क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी का टाइम इस तरह से चलता है। तो ये देखिए किस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में इसका मुंह है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, और या फिर इसे हम क्या बोलते हैं अपना यहां पर डेक्स्ट्रल के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास कैसी प्रोजेनी मिलती है, डेक्स्ट्रल के रूप में मिलती है। अब दूसरा देखिए कि हमारे पास यहां पर जो एक रेशियो मिलता है उसका क्या अपोजिट होगा, इस तरह से होगा। इसकी डायरेक्शन देखिए किस तरह से है, इस तरफ से है। इसके थोड़ा सा मैं एकदम सही क्लियरिटी रूप से इसको बना देते हैं ताकि आपको भी, ये देखिए
इस तरह से इसकी क्या होती है, डायरेक्शन है वो हमारे पास कहां दिख रही है, अपोजिट साइड में दिख रही है, क्योंकि ये इसका मुंह इस तरफ है, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नॉन क्लॉकवाइज है वो बोला जाता है। और ये कैसा होता है, सिनेस्ट्रल के रूप में हमारे पास मिलता है। तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन करता है डिक्स्ट्रल कहलाता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कैपिटल डी के नाम से जानते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, नॉन क्लॉकवाइज होता है, यानी उल्टे टाइम के आधार पर चलता है, वो सिनिस्ट्रल होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल एस से शो करते हैं। अब देखिए ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब हम डेक्स्ट्रल को मेल गेमिट मानते हैं, और जो सिनेस्ट्रल यहां पर मिलता है उसको हमने मान लीजिए फीमेल मान लिया, ठीक है। अब देखिए मेल और फीमेल मान लिया, जब हमारे पास इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा और जो F1 प्रोजेनी हमारे पास बनती है, इस F1 प्रोजेनी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास कैसा मिलेगा, अब सिनेस्ट्रल प्रकार का मिलता है। ये क्यों मिला, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में किसका प्रभाव आता है, फीमेल का, यानी कि अपने मदर्स का प्रभाव शो करेगा। तो यहाँ पे मदर्स जो भी ली है हमने, वो हमारे पास कैसा होता है, यहाँ पर आगे की प्रोजेनी है वो वैसी की वैसी ही प्राप्त होती है। जब इसका वापस से क्या करवाया जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिनेस्ट्रल के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, यानी सिनेस्ट्रल तो है, अब इसको किसके साथ करवा दिया हमने, यहाँ पर अपना डेक्स्ट्रल के साथ क्रॉस करवाया। तो डेक्स्ट्रल के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो F2 प्रोजेनी के अंदर हमारे पास क्या मिलता है कि डेक्स्ट्रल मिलता है, और फिर हमारे पास डेक्स्ट्रल मिलेगा, इसका प्रोजेनी का हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर डेक्स्ट्रल होता है वो मिलेगा, और तीसरा भी हमारे पास क्या मिलता है, डेक्स्ट्रल होता है वो यहां पर मिलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब डेक्स्ट्रल प्रोजेनी, डेक्स्ट्रल प्रोजेनी, डेक्स्ट्रल प्रोजेनी, और जो तीसरी प्रोजेनी होती है वो कैसे मिलती है, सिनेस्ट्रल प्रोजेनी होती है वो आपकी मिलती है। यानी इसका रेशो होगा वो कितना मिलेगा आपको, 3:1 रेशो के रूप में आपके डिक्स्ट्रल और सिनेस्ट्रल रूप में यहां पर प्रोजेनी होती है वो आपकी पाई जाती है। मेल को हमने डिक्स्ट्रल लिया है, फीमेल को सिनेस्ट्रल लिया, तो फीमेल कैरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, F1 प्रोजेनी के अंदर दिखाई देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे F1 प्रोजेनी के अंदर क्या लिखा है, सिनेस्ट्रल लिखा। अब यही वापस से हम क्या करवाएंगे, इसका डेक्स्ट्रल के साथ क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास 3 प्रोजेनी डेक्स्ट्रल की मिलती है और 1 प्रोजेनी हमारे पास किसकी मिलती है, सिनेस्ट्रल की यहाँ पर पाई जाती है। तो यही क्या होता है आपका 3:1 रेशो के रूप में आपका एक प्रोजेनी जो होती है वो आपकी प्राप्त होती है। यदि अब इसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं, यहां पर हमने मेल किसको लिया है, डेक्स्ट्रल को लिया है, तो अब चलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस पे, रेसिप्रोकल क्रॉस पे। तो यहां पर आपको क्या होगा कि जो मेल भाग है और जो फीमेल भाग है, मेल भाग किसको लोगे, अब आप यहां पर सिनेस्ट्रल को लोगे, ठीक है, क्योंकि पिछले में हमने जो मेल भाग था वो डिक्स्ट्रल लिया था। अब यहां पर फीमेल भाग है वो कैसा है आपका, यहां पर डिक्स्ट्रल प्रकार का मिल रहा है। तो जब इसकी प्रोजेनी को आप क्या करवाओगे, दोनों के बीच में यहां पर क्रॉस करवाते हैं, तो हमारे पास फीमेल क्या मिला है, हमारे पास यहां पर डेक्स्ट्रल मिला है, तो हमारे पास प्रोजेनी जो भी होगी वो भी कितनी मिलती है, डेक्स्ट्रल प्रकार की प्रोजेनी है वो हमें मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिला है, फीमेल जो होता है वो हमारे पास एक डेक्स्ट्रल प्रकार का देखने को मिला है। जब इसका सिनेस्ट्रल के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो हमारे पास F2 प्रोजेनी मिली है, यानी यहाँ पर F1 प्रोजेनी थी, लेकिन जो F2 प्रोजेनी हमारे पास यहाँ पर बनी है उसके अंदर 3:1 रेशियो के रूप में हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3:1 रेशो के रूप में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वो देखिए कि 3 तो आपको यहाँ पर डेक्स्ट्रल देखने को मिलेंगे और 1 भाग है वो क्या देखने को मिलता है आपका यहाँ पर
सिनिस्ट्रल होता है वो देखने को मिलता है। तो 3:1 रेशियो के रूप में आपकी प्रोजेनी होती है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आप रेसिप्रोकल क्रॉस करवाओ, चाहे आप सीधा सिंगल क्रॉस करवाते हो, तो यहाँ पर आपका जो रेशियो मिल रहा है वो F2 प्रोजेनी का 3:1 रेशियो के रूप में आपको मिलता है। लेकिन F1 प्रोजेनी के अंदर क्या मिलता है, आपको डिफरेंस होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये था हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कोशिका द्रव्य के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जैसी मेल होती है, यानी जैसा हमारे पास माता होगी, मदर्स होगी, वैसी की वैसी प्रोजेनी हमारे पास है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यही प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य वंशागति होती है वो यहाँ पर कहलाता है। अब देखिए, इसके अंदर एक टॉपिक और बचता है हमारी जेनेटिक्स के अंदर, यानी कि जिसके बारे में हम देख रहे हैं जेनेटिक्स के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर कप्पा पार्टिकल। नाम आपने कभी सुना होगा जिसके बारे में कि कप्पा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है। यानी कप्पा पार्टिकल को हम पैरामेशियम के कप्पा पार्टिकल है वो भी बोलते हैं। यानी कप्पा पार्टिकल है वो हमारे पास किसका है, पैरामेशियम का है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरामेशियम का कप्पा पार्टिकल होता है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास क्या देखने को मिलेगा एक्चुअल में। जो पैरामेशियम ओरेलिया है, पैरामेशियम ओरेलिया, पैरामेशियम ओरेलिया की एक विशेष प्रकार की स्टेनिंग पाई जाती है। यानी जो पैरामेशियम होता है उसकी एक स्पीसीज का नाम है पैरामेशियम ओरेलिया। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक विषैला पदार्थ पाया जाता है, एक विषैला यानी कि जो टॉक्सिक पदार्थ होता है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस टॉक्सिक पदार्थ की बात करें तो ये टॉक्सिक पदार्थ हमारे पास कैसा मिलता है, पैरामेसिन प्रकार का मिलता है। तो पैरामेशियम में क्या मिलता है हमारे पास, पैरामेसिन नाम का एक टॉक्सिक पदार्थ होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से क्या हो जाती है, सेल होती है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये इतना सेंसिटिव होता है कि इसकी यदि कुछ ही मात्रा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिले तो वो कैसी हो जाएगी, सेल होती है वो नष्ट हो जाती है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि जो नष्ट करने वाला होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, किलर के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे क्या करेगा, नष्ट करता है वो क्या कहलाता है, किलर कहलाता है। और जो यहाँ पे जीवित रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेंसिटिव के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब जो हमारे पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है जिसके अंदर कोई भी रोग नहीं होगा वो उस रोग के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्या होती है, एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो यहाँ पर हमारी बॉडी के में सबसे पहले पाए जाते हैं। तो इसके प्रति जो सेंसिटिव होगा वो तो क्या रह जाएगा, जीवित हो जाएगा। और जो इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, किलर के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्लाइडिंग नहीं है ना दूसरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन सभी को डिलीट करके एक बार। क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, वो देखिए कि ये कोई कप्पा पार्टिकल है। जैसे हमने ये लिया है कि हमारे पास ऐसा कोई कप्पा पार्टिकल होता है और दूसरा कप्पा पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से कप्पा पार्टिकल है। ये जो कप्पा पार्टिकल है वो कैसा है, किलर शेप का है, यानी कि सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये दूसरा है वो हमारे पास कैसा होता है, यहाँ पे सेंसिटिव प्रकार का है वो पाया जाता है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो जब क्रॉस करवाया जाएगा तो सिचुएशन यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि इन दोनों के अंदर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा।
तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक ट्यूब होती है, वो फॉर्मेशन होती है। ये कैसा होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण है, वो आपका यहाँ पे देखने को मिला है। अब इस कॉन्जुगेशन ट्यूब का यानी कि यहां से हमारे पास क्या होगा, F1 प्रोजेनी होती है, वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इससे हमारे पास क्या बनेगी, दो प्रोजेनी का निर्माण है वो होता है। तो दो प्रोजेनी का निर्माण हुआ है, तो वो प्रोजेनी कैसी होती है, तो यहां पर एक प्रोजेनी है वो तो हमारे पास कैसी मिलती है, किलर शेप की बनती है, और दूसरी होती है वो कैसी होती है, सेंसिटिव प्रकार की होती है। तो यहां पर यही कहा जा सकता है कि जब कप्पा पार्टिकल से F1 प्रोजेनी प्राप्त होती है तो 50% प्रोजेनी का हमें किलर प्राप्त होता है, और 50% का ही हमें क्या मिलता है, यहाँ पर सेंसिटिव मिलता है। ये तो देखिए हमारे पास दो ही मिला। यदि इससे हमारे पास कोई 4 प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे ये और यहाँ पर ये, तो ये 4 प्रकार की प्रोजेनी जब मिलती है तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये भी कैसी होगी, अब यहाँ पर किलर प्रकार की होगी, और ये भी कैसी बनती है, सेंसिटिव प्रकार की यहाँ पर बनती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो 4 बनी है उसमें से 2 तो किलर है और 2 सेंसिटिव है, तो हो गया 50%। तो जो कप्पा पार्टिकल के अंदर 50% तो हमें किलर सेल मिलती है, और 50% है वो हमारे पास यहाँ पर सेंसिटिव प्रकार की सेल होती है, वो हमें देखने को मिलती है। तो यही था आपका कप्पा पार्टिकल, कि कप्पा पार्टिकल होता है वो यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन होती है वो यहाँ पर बनती है, जिसके ऊपर है वो हमने अपनी बातें वो कर ली। तो अब यहाँ पर हमने अपनी जेनेटिक्स थी वो कंप्लीट कर ली है। यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। माइक हटा दिया है। सर बहुजनीय मात्रात्मक घनत्व है ना, तो मैंने वीडियो नहीं देखा था। क्या चीज दोबारा बोलना, वो पॉलीजेनेटिक्स है ना, बहुजनीय मात्रात्मक घनत्व। हाँ हाँ बहुत, हाँ वो थोड़ा थोड़ा एक बार टॉपिक दोबारा क्लियर करवा दो। वो दोबारा करवाना है, चलिए फटाफट करवा दीजिए सर। चलिए ठीक है, अभी देखिए। अब सबसे पहले देखिए, एक सेकंड में थोड़ी स्लाइडिंग और ले लेता हूँ। देख की आवाज चलो से म्यूट कर लेता हूं। अब देखिए कि जो मल्टीपल जीन होते हैं, बहुजनी की वसागति के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले देखिए जो मल्टीपल जीन होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, ब्लड ग्रुप का। तो एक जीन, एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, तो देखिए एक जीन को कंट्रोल करने के लिए, एक जीन को कंट्रोल करने के लिए या एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन की आवश्यकता होती है। वो हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल जीन कहलाता है। ठीक है, यानी एक कोई भी कैरेक्टर्स होगा उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा जीन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ए ब्लड ग्रुप, बी, सी, सॉरी ए बी और ओ। अब आपको पता है कि जो ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन पाया जाता है वो ए होता है, बी में बी प्रकार का एंटीजन होता है, ए बी में जो एंटीजन मिलता है वो ए बी प्रकार का मिलेगा, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन होता है वो नहीं मिलता। उसी तरह से यदि आपकी यहां पर एंटीबॉडी की बात करते हो तो ए के अंदर कैसी एंटीबॉडी मिलती है, बी प्रकार की। यहां पर बी में ए प्रकार की एंटीबॉडी मिलेगी, लेकिन ए बी में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी है वो नहीं मिलती। लेकिन ए ओ ब्लड ग्रुप है उसमें ए बी एंटीबॉडी होती है, वो आपकी पाई जाती है। ये तो था ब्लड ग्रुप के बारे में। अब यहां पे देखिए कि हमें बात करनी है पॉलीजेनिक कंडीशन के ऊपर या मल्टीजेनिक कंडीशन के ऊपर, बहु
जो जीन संरचना यहाँ पर बनती है, तो देखिए ए था वो कौन से जीनों को कर सकता है, आई ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर आई जीरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए दो कैरेक्टर्स हुए, फिनोटाइप हमें दो मिल रहा है, एक फिनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। इन दोनों से ही कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए आ रहा है। इसी तरह से आपका आई बी और आई बी है, और इसी तरह से आई बी और आई जीरो, इन दोनों फिनोटाइप से ब्लड ग्रुप कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो एक ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्या मिल रहे हैं, एक से अधिक प्रकार के जीन होते हैं, वो यहां पर प्रेजेंट है। तो यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, मल्टीपल जीन कहलाती है। उसी तरह से यहां पे बात करोगे तो आई ए आई बी हो सकता है, और यहां पर आई जीरो हो सकता है, या फिर स्मॉल के अंदर आई है, वो टर्म मिल सकती है। तो ये जब रिप्रेजेंट दोनों फिनोटाइप करते हैं तो ये आपके पास कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप है वो आता है। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल देखें तो कोई फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप है जैसे ए, और कोई मदर है उसका ब्लड ग्रुप है जैसे बी। हो गया। अब हमारे पास कैसा मिल सकता है, यहां पर फिनोटाइप आई ए भी मिल सकता है, और आई जीरो और आई ए भी मिल सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसी तरह से आई बी और आई बी भी मिल सकता है, और यहां पर आई बी और हमारे पास आई जीरो है वो भी मिल सकता है। अब देखिए दोनों से हमारे पास जो डॉटर बनेगा, यानी कि जो डॉटर बन सकता है या सन बन सकता है, जो भी प्रोजेनी हमारे पास चाइल्ड की बनेगी, उसके अंदर देखिए कि हमारे पास आई ए और इस तरफ से हम क्या लेते हैं, आई जीरो आया, ये भी आ सकता है। उसी तरह से अगर दूसरी ले तो यहां पर हमारे पास कैसा आ सकता है, इसका आई जीरो भी आ सकता है, और इसका हमारे पास कैसा मिलता है, आई बी है वो हमारे पास मिल सकता है। या ये आई ए है, जैसे आई ए ये रहा, और इसी तरह से इधर से हमारे पास क्या आया, आई बी आया, तो ये भी प्रोजेनी मिल सकती है। इसी तरह से आई जीरो यहां से आया है और आई जीरो यहां से आया है। तो टोटल मिलाकर देखिए कि इससे हमारे पास कैसा ब्लड ग्रुप मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप मिलता है। इससे हमारे पास कैसा ब्लड ग्रुप मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप, यहां से ए बी ब्लड ग्रुप, और यहां से ओ ब्लड ग्रुप। तो फादर के ए ब्लड ग्रुप से, मदर के बी ब्लड ग्रुप से जब प्रोजेनी बनती है तो इन सभी ने क्या किया, यहां पर क्या कंडीशन दिखाई, मल्टीपल जेनिक कंडीशन दिखाई, यानी बहुगुणता यहां पे दिखाई। बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे, तो उनका क्या हुआ, यहां पर हमें चारों के चारों ब्लड ग्रुप है वो आ जाते हैं। यानी प्रोजेनी में जो ब्लड ग्रुप आने की संभावना है वो यहाँ पे कितनी रहती है, 25%, यानी 25% प्रोजेनी के अंदर आने की ब्लड ग्रुप की संभावना है, वो एक ब्लड ग्रुप के आने के अंदर यहाँ पर रहती है। यही क्या होता है आपका जो पॉलीजेनिक कंडीशन होती है, यानी कि मल्टीजीन कंडीशन होती है, वो कहलाती है। आया समझ में? हाँ सर। अब बताइए कि हमारी जो जेनेटिक्स थी वो तो हो गई कंप्लीट, बस एक बचा है जिसके अंदर आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सेक्स लिंकेज के बारे में या सेक्स लिंक्ड के बारे में। बस वही टॉपिक है जो हम कल कर लेंगे। अब उसके बाद में सेल बायोलॉजी स्टार्ट करें, या फिर इसकी जो 4th यूनिट है वो है हमारी प्लांट ब्रीडिंग, वो स्टार्ट करें। सेल बायोलॉजी के लिए। सेल बायोलॉजी का, चलिए ठीक है। तो कल मिलते हैं उसी टाइम के ऊपर, यानी अपनी क्लास के ऊपर, कितने बजे थी, 11:50 के ऊपर, ठीक है। तो कल बात करेंगे 11:50 के ऊपर वापस से उसी तरह से, जैसे ये सेक्स लिंक के बारे में, और फिर उससे आगे बढ़ेंगे हम सेल बायोलॉजी के ऊपर। आ गया था क्या समझ में? हाँ सर।